गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान नामक विषय के चैप्टर सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा करेंगे। और सत्ता की साझेदारी की चर्चा में हम जो शुरुआत करेंगे वो एक देश से करेंगे जिसका नाम है बेल्जियम। ये बेल्जियम यूरोप के मानचित्र में स्थित है। ये जो देश है ये है बेल्जियम। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये यूरोप महाद्वीप का मानचित्र बना हुआ है। और बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अगर इसकी तुलना हरियाणा से की जाए, जो हमारा राज्य है हरियाणा, इस हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल और बेल्जियम के क्षेत्रफल का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इसमें बेल्जियम क्षेत्रफल के मामले में हरियाणा से छोटा है। इसकी जो आबादी है बेल्जियम की वो 1 करोड़ है, लगभग 1 करोड़, या कह लीजिए 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। हरियाणा और बेल्जियम की आबादी में तुलना की जाए तो हरियाणा की आबादी बेल्जियम की आबादी से दुगनी है। अर्थात बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो हरियाणा की जनसंख्या से करीब आधी है। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों के साथ लगती हैं। यूरोप मानचित्र में देखिए, ये देखिए यहां ये जो भाग उठा हुआ है ये भाग, इस भाग से नीचे ये जो एरिया है ये जर्मनी है। जर्मनी की सीमा लगी हुई है। और ये जो भाग है ये है नीदरलैंड। ये नीदरलैंड हो गया, ये जर्मनी हो गया। और यहां ये जो देश है ये है फ्रांस। दक्षिण में फ्रांस की सीमा बेल्जियम को टच करती है। और इस बेल्जियम के साथ एक देश और है छोटा सा जिसका नाम है लग्जमबर्ग। ये 4 देश यूरोप के जो बेल्जियम की सीमा को छूते हैं, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और फ्रांस। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। ये था बेल्जियम का परिचय। अगर आपसे पूछा जाए कि बेल्जियम की आबादी कितनी है, आप बताएंगे 1 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, आप बताएंगे ब्रुसेल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं तो आप बताएंगे जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और लग्जमबर्ग। और अगर पूछा जाए कि बेल्जियम का जो आकार है, क्षेत्रफल है और जो जनसंख्या है वो हमारे देश के किस राज्य से आधी है या कम है, तो हम बताएंगे हरियाणा। क्या बताएंगे? हरियाणा। क्योंकि बेल्जियम का क्षेत्रफल हरियाणा से कम है, आबादी बेल्जियम की हरियाणा से आधी है लगभग। अब परिचय के बाद हम दूसरा जो मैटर है इसमें वो है इस बेल्जियम के अंदर कौन कौन से जातीय समूह रहते हैं, यहां की जो जातीय बनावट है वो क्या है। बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है।
ये जो जातीय शब्द है ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? इस जातीय को एथनिक भी कहते हैं। एथनिक कई बार एग्जाम में आया है, जातीय की बजाय एग्जामिनर एथनिक पूछ लेता है और वहां बच्चे थोड़ी सी मार खा जाते हैं। एथनिक और जातीय एक ही बात है। इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आपने बताना है कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें अलग अलग समूहों के लोग अपनी संस्कृति को अलग अलग मानते हैं, उसे एथनिक कहते हैं। अर्थात संस्कृति के ऊपर आधारित जो विभाजन होता है उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। उसके बाद हम लेते हैं कि किस किस समुदाय के लोग बेल्जियम में रहते हैं। ये देखिए, इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस बच्चे को यहां ये याद हो गया मानचित्र कि भाई दक्षिण में फ्रांस है, उत्तर में नीदरलैंड है, जर्मनी है और साइड में लग्जमबर्ग है, तो देखिए फ्रांस के लोगों को कहते हैं फ्रेंच। फ्रेंच, यहां के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जर्मनी के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं और नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, अर्थात यहां के लोग डच भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से बेल्जियम में 3 जातीय समूह हो गए। नंबर 1 डच, नंबर 2 फ्रेंच, नंबर 3 जर्मन। ये 3 जातीय समूह इस बेल्जियम में रहते हैं। ये डच जो है ये इस बेल्जियम में बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक वे होते हैं जिनकी संख्या अधिक होती है। कुल आबादी में से जिनकी आबादी सबसे ज्यादा होती है वो बहुसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक जिनकी आबादी कम होती है, जिनकी जनसंख्या कम होती है, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो इस बेल्जियम के अंदर जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो बहुसंख्यक है। दूसरे नंबर पर फ्रेंच और तीसरे नंबर पर जर्मन। ये दोनों समुदाय, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और जर्मन भाषा बोलने वाले, ये अल्पसंख्यक है। अब इनका अनुपात कितना है बेल्जियम के अंदर? 2 बेल्जियम में, ये देखिए यहां पर ये बेल्जियम है और इस बेल्जियम में प्रमुख रूप से 2 इलाके हैं। नीचे वाला इलाका जो है वो वेलोनिया है और ऊपर वाला जो इलाका है वो फ्लेमिश है। ये 2 इलाके हैं बेल्जियम के अंदर। फ्लेमिश इलाके में 59% कुल आबादी का 59% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। वेलोनिया के अंदर 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले रहते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं वो डच है और 40% फ्रेंच है, अल्पसंख्यक है। अब 1% बचा। वो 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग यहां पर रहते हैं। अब ये तो थी बेल्जियम पूरे देश की जातीय बनावट। इसके अलावा जो ब्रुसेल्स है उसकी कहानी कुछ अलग बयां करती है। इस
ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, इस ब्रुसेल्स की जो जातीय बनावट है, यहां पर पूरे बेल्जियम देश की जातीय बनावट से बिल्कुल विपरीत है। कैसे? इस ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले और 20% लोग डच भाषा बोलने वाले रहते हैं। तो यहां पर देखिए बिल्कुल स्थिति क्लियर है। 80% लोग फ्रेंच है, 20% लोग डच भाषा बोलने वाले हैं। तो यहां ब्रुसेल्स को अगर अकेले को देखा जाए तो इस ब्रुसेल्स के अंदर बहुसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले, जबकि पूरे देश की अगर स्थिति पर नजर डाली जाए तो पूरे देश में डच भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। यह थी बेल्जियम की जातीय बनावट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जातीय बनावट का वर्णन कीजिए, कई बार एग्जाम में आता है कि भी बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है। बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है और इसमें कौन कौन से भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। डच 59% फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, फ्रेंच 40% कुल आबादी का वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और जर्मन लोग जो 1% कुल आबादी का 1% लोग जो है जर्मन भाषा बोलते हैं। इनकी संख्या कम है, बहुत सबसे कम जर्मन भाषी लोग रहते हैं यहां पर। तो ये थी बेल्जियम की जातीय बनावट और ब्रुसेल्स की जातीय बनावट। इसके बाद समय बीतता गया, बेल्जियम में लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी, लोगों को अधिकार प्राप्त थे। परंतु 1950 और 60 के दशक में बेल्जियम में एक तूफान आया और वह तूफान था डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में। इन दोनों के बीच में टकराव हुआ, जबरदस्त टकराव हुआ और इसका सबसे तीखा उदाहरण बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिला। बेल्जियम के नेता असमंजस में पड़ गए, बेल्जियम की शांति खतरे में पड़ गई। ऐसा लगने लगा कि बेल्जियम में गृह युद्ध होगा और देश दो टुकड़ों में बंट जाएगा। क्या कारण थे कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो आपस में पहले प्यार से रहते थे और 1950 और 60 के दशक में वो समय आ गया जब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। वो कारण कौन कौन से थे? 2-3 कारण आपने याद रखने हैं। डच भाषा, डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग जो बेल्जियम में रहते थे, इनके बीच में टकराव हुआ। टकराव के क्या कारण थे? बिल्कुल आसान है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, बेल्जियम के अंदर बहुसंख्यक लोग थे डच भाषी, अल्पसंख्यक लोग थे फ्रेंच भाषी। बहुसंख्यक होने के बाद भी डच भाषी लोग आर्थिक विकास के मामले में पिछड़े हुए थे। तो आर्थिक विकास के मामले में पिछड़े हुए थे, शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए थे। ये 2 मामले बड़े महत्वपूर्ण थे। डच भाषी लोग गरीब थे, धन के मामले में पिछड़े हुए थे फ्रेंच भाषी लोगों से, और शिक्षा के क्षेत्र में
डच भाषी लोग पिछड़े हुए थे। इन कारणों को लेकर के डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में मतभेद गहरे हो गए। अब जो बेल्जियम के नेता थे, उन बेल्जियम के नेताओं ने इस टकराव को दूर करने के लिए क्या किया? क्या वो बहुसंख्यकवाद की तरफ चले गए, या वे दोनों डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों लोगों के लिए एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिससे कि दोनों भाषी लोगों के बीच में बेगानापन ना हो और एक दूसरे से मिलकर भाईचारे के साथ देश में रहे? तो देखिए क्या करते हैं बेल्जियम के नेता, आइए देखते हैं। ये बेल्जियम है। इस बेल्जियम के नेता इकट्ठे हुए। इन नेताओं ने संविधान में संशोधन किए। चार बार संशोधन किए संविधान में, और ये संशोधन इसलिए किए ताकि बेल्जियम में अनेक भाषा बोलने वाले लोग भाईचारे के साथ रहें। इन संशोधनों को करने के बाद बेल्जियम में क्या तय किया गया? जो मॉडल बेल्जियम ने अपनाया वो मॉडल क्या था जो दुनिया के सामने रखा, जिससे बेल्जियम की दुनिया के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ी? पहली बात, बेल्जियम की जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ही थी बेल्जियम में, और सरकारें नहीं थी वहां पर, इसलिए बेल्जियम में एकात्मक शासन व्यवस्था थी। एकात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें देश में केवल एक ही सरकार शासन चलाती है। तो बेल्जियम में यही शासन व्यवस्था थी, केंद्र सरकार थी। और बेल्जियम के नेताओं ने संविधान में प्रावधान किया कि केंद्र सरकार में डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग दोनों के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। तो पहली तो मंत्रियों की संख्या समान कर दी दोनों भाषी लोगों की। पहली बात, संख्या समान हो गई, दोनों भाषी लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, ब्रुसेल्स में जो सरकार थी अलग से, वहां पर प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो प्रतिनिधियों की संख्या डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोगों की समान कर दी गई। जब केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई तो ब्रुसेल्स में भी प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो समान कर दी गई। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा प्रतिनिधियों की संख्या समान कर दी गई, बराबर। यहां तक दोनों भाषी लोग बराबर हैं। तीसरी बात, बेल्जियम जो एकात्मक देश था, वो संघात्मक की तरफ चला गया। 1993 में बेल्जियम जो एकात्मक देश था वो संघात्मक शासन व्यवस्था की तरफ चला गया। कैसे? केंद्र सरकार ने क्या किया, जो वेलोनिया और फ्लेमिश थे उन
में 2 प्रांतीय सरकारें गठित कर दी गई और उनको अनेक अधिकार प्रदान कर दिए गए संवैधानिक रूप से। तो तीसरा जो परिवर्तन हुआ वो हुआ 2 प्रांतीय सरकारें गठित कर दी गई जिनको केंद्र सरकार के बराबर अधिकार प्रदान कर दिए गए। नेक्स्ट, चौथा परिवर्तन बेल्जियम ने वो किया जो आज तक विश्व में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, केवल बेल्जियम में वो दिखता है। और वो परिवर्तन किया बेल्जियम के नेताओं ने संविधान के अंदर सामुदायिक सरकार का गठन, सामुदायिक सरकार का गठन कर दिया गया। ये सामुदायिक सरकार क्या होती है? ये सामुदायिक सरकार का अर्थ क्या है? हर समुदाय देश के अंदर, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, ये तीनों भाषी लोग अपने अपने समुदाय की अलग से सरकार चुनेंगे। चाहे देश में कहीं पर भी रह रहे हो, वो सभी भाषी लोग अपने अपने समुदाय की सरकार बनाएंगे। और इस सरकार को जो अधिकार दे रखे थे, जिस पर फैसला लेने का इनको पूर्ण अधिकार था, वो मुद्दे थे शिक्षा का मुद्दे है, शिक्षा का मुद्दे, संस्कृति का मुद्दा। इस मामले में सामुदायिक सरकार फैसला ले सकती थी। इस प्रकार से इस जो ये बातें, जो संविधान के अंदर बातें रखी गई, इसको बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसकी विश्व ने सराहना की और सत्ता की साझेदारी का एक अनोखा रूप विश्व के सामने प्रस्तुत किया, जिससे बेल्जियम की विश्व के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ी। बेल्जियम 2 टुकड़ों में बंटने से बच गया, बेल्जियम गृह युद्ध से बच गया। और जब यूरोप के देशों ने एक संघ बनाया, सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार ये प्रश्न आता है, यूरोप के देशों ने संघ बनाया, यूरोपीय संघ। इस यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय बनाया उन देशों ने, वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बनाया। और आज यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है बेल्जियम से संबंधित। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।